आप कहाँ देखते हैं बसपा को दिल्ली के अंदर? क्या जो अब कांग्रेस और बीजेपी या जो आम आदमी पार्टी है, लोग उससे अब परेशान हो गए हैं? क्या पुनः वापसी कर पाएंगे? तमाम बीएसपी के लोग यही वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया पुनः वापसी करने वाले हैं। तो क्या बसपा के लोग इस वक्त बसपा के अंदर वापसी करेंगे? देखिए, भारत की जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति ज़्यादा दिखाई देती है और भारत की जनता जो है प्रताड़ित होती है, पीड़ित होती है। लेकिन एक उदाहरण मुझे याद आता है स्टालिन का। स्टालिन जो है संसद में गए और वहाँ नमूना पेश किया कि एक मुर्गे को लेकर गए और मुर्गे के उन्होंने जो है सारे पंखों में नोच डाले और मुर्गा बहुत बुरी तरह से तड़पड़ा रहा था। लेकिन उसके बाद मुर्गे को उन्होंने जो जमीन छोड़ दिए और कुछ दाने जो है लिए मुट्ठी में और वो बिखेरते चले गए और मुर्गा जो है दाना चुगते चुगते उनके पीछे पीछे आने लगा। तो वही मुर्गे वाली हालत जो है मुझे पूरे भारत में जो है दिखाई देती है और विशेष तौर पर दिल्ली में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जिस पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री बने, लोगों का वोट लेने में कामयाब हुए और विशेष तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो सारा लूट लिया उन्होंने। बहुजन समाज का जो क्या नाम है, जिसे कहें SC ST OBC का जो वर्ग था, जिसको बहुत मुश्किल से बहुजन समाज पार्टी ने इकट्ठा किया था और तमाम तरह की जो एकता का जो प्रदर्शन जो है लोगों में होने लगा था, उसको जो है ऐसी बातें करके, जैसे कि जन लोकपाल का जो मुद्दा लेकर आए थे कि वो जन लोकपाल विधेयक लेकर आएंगे, जन लोकपाल बनाएंगे, उससे जो है जनता की समस्याएं बहुत तेजी से जो है सुनी जाएंगी। आज जनता जो है उस जन लोकपाल को भूल गई है, स्वराज को भूल गई है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कहा था कि मैं ईमानदार हूं, मैं जनता का प्रतिनिधि दूंगा, तो मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो है पहले चुनाव को छोड़ दें, जो 14 दिन की उनकी सरकार रही थी पहली बार जो है, उस दौरान जो उन्होंने जनता में से उठाए कुछ गरीब गुरबा जो विधायक थे उन्होंने बनाए। लेकिन उसके बाद अगला ही चुनाव जो 20 दिन के बाद जो अगला जो 1 साल बाद चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने जो है जो पलटी मारी। पहले कहते थे कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दूंगा जिसके ऊपर FIR होगी, तो राजौरी गार्डन से एक व्यक्ति उन्होंने टिकट दिया था जिसके ऊपर की 498A की जो है FIR मिली। अब आप समझ सकते हैं कि 498A की जो FIR है उसका क्या मतलब होता है। कोई ग्रीवियस ऑफेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं ईमानदार हूँ, उस व्यक्ति का टिकट काट दिया और किसी और को दिया। वहीं पर जो है हमने देखा कि आपकी जो त्रिनगर विधानसभा है, वहाँ से आपके तोमर जी, जितेंद्र तोमर जी जो है चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ जो है बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, जेल भी जाते हैं, उनकी जो फर्जी डिग्री मिलती है। तो वो वहाँ पर जो है अब उनको हटाया नहीं, वहाँ से विधायक बने, वहाँ पे जो है वो विधायक रहे वहाँ पर। उसके बाद जो है अगली बार जो टिकट देते हैं वो किसी और गरीब आदमी को नहीं चुनते हैं, बल्कि जितेंद्र तोमर की पत्नी को चुनते हैं। तो आप सोचिए कि जितेंद्र तोमर और जितेंद्र तोमर की पत्नी में क्या अंतर है। यहीं से जो है बवाना विधानसभा से जो अभी विधायक हैं जय भगवान उपकार जी, उनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। 18-20 दिन तक जेल रहकर आए हैं। 308 का मुकदमा जो हल्का मुकदमा नहीं होता है और बहुत ग्रीवियस ऑफेंस होता है उसमें, लेकिन उन्होंने जो उसके बाद भी उनको टिकट दिया, विधायक बने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है उसको अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार मूर्ख बनाने का काम किया है, लेकिन जनता जो है बस वही देखती है। जैसे कि अभी उन्होंने जो 2500 रुपया प्रति माह जो है महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं, 2000 रुपया 2100 रुपया जो भी है। अब ये जनता जो है ये नहीं सोच पा रही है कि 2100 रुपया क्या अरविंद केजरीवाल जी अपनी जेब से देंगे, क्या उनकी फैक्ट्री लगी हुई है, उद्योग चल रहे हैं जहाँ से वो कमाएंगे और जनता को देंगे। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि उनके बेसिक मुद्दे क्या हैं। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर दिल्ली में जब आए थे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो नौकरियां थी, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बात करते थे। अब आप उनसे एक सवाल ये पूछिए कि आज तक जो उन्होंने कितनी ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया है, कितनी सरकारी नौकरियों में कन्वर्ट किए हैं, बल्कि जो प्राइवेट स्तर की जो नौकरियां निजीकरण करते गए हैं और उसको बढ़ाया है। और सरकारी महकमे जो है आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निजी जो लोग हैं वो परेशान हैं। और ठेकेदारों के तहत आप देखिए जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो जॉब मिल रही है लोगों को, वहाँ से ठेकेदार ले रहा है 28,000 रुपया और उसी आदमी को जो जॉब कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, बड़ी कड़ी मेहनत से परिश्रम कर रहा है, उसको 11,000 रुपया मिलता है। 11,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, लेकिन उसका जो इतना तगड़ा शोषण हो रहा है, वो शोषण जो है ये ठेकेदारी प्रथा के कारण हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो 2100 रुपये बांट रहे हैं, वहीं पर अगर 2100 रुपये ना दें, बिजली का बिल भी आप लें,
आप जो है तो सबसे ज्यादा बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ, हर घर घर के अंदर अम्बेडकरवादी हूँ। आप उनका एनिमेशन फोटो भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल कर रहा था। यहाँ तक कहते हैं कि मैंने अपने अपने ऑफिस के अंदर भगत सिंह और अम्बेडकर को लगाया है, तो सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी मैं हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, यानी वाल्मीकि समाज के लोगों का। क्या देखिए, कान को चाहे यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, कान की बात है। कुल मिलाकर यही है कि आरएसएस जो है किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को समाज में भेजती रहती है, और उसका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से येन किन प्रकार सत्ता में काबिज रहना है। वो सत्ता में चाहे कांग्रेस के माध्यम से रहे। जब आरएसएस ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी तो ऐसा नहीं था कि उसके लोग जो है सत्ता में नहीं थे, तब भी सत्ता में थे। तब वो अपने एमएलए एमपी जो है कांग्रेस के माध्यम से बनाया करती थी। उसके बाद जब उसने अपना दल बना लिया, पहले जनसंघ बनाया, उसके बाद बीजेपी बन गया, तो बीजेपी जो है अब उनकी बिल्कुल डायरेक्ट पार्टी है। तो डायरेक्ट पार्टी के तहत वो राजनीति कर रहे हैं। अब डायरेक्ट पार्टी को जो है कुछ समाज में जो है कुछ बदनामी झेलने को मिल रही है, वो सांप्रदायिक के आधार पर। तो सांप्रदायिकता से निपटने के लिए उन्होंने एक और पार्टी बना दी कि भाई वो केजरीवाल को खड़ा कर दिया। केजरीवाल जाके भाई तुम जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है बीजेपी का विरोध करो, जो वोट वहां से बचेगा वो यहाँ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो आरएसएस बेस्ड जो पॉलिसी है, इसको समझने की आज बहुत भारी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो बहुजन समाज के जो नेता है, मैं उन पर एक डाक्स करना चाहूंगा, उनकी आलोचना करना चाहूंगा कि वो जो है आरएसएस की नीति को समझने में बिल्कुल असफल रहे हैं। वो आरएसएस की नीतियों को नहीं समझकर जो है और अपना जो काम जो है, अपना जो लक्ष्य है, उस पर उनको बिल्कुल भी फोकस नहीं है। ये कैडर बेस्ड कार्यक्रम जो है बहुजन समाज का होना चाहिए था। जयवीर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आज सब होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़े अम्बेडकरवादी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, मतलब बाबा साहब को सबसे ज्यादा होड़ लगे हुए हैं। हकीकत में अम्बेडकरवादी कौन सी ऐसी पार्टी है जो उसकी विचारधाराओं पे काम कर रही है, वह हम आपसे जानें। सुरेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अम्बेडकरवाद है क्या। जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तब तक एक पैरामीटर नहीं मिलेगा लोगों को ये जांच करने के लिए कि अम्बेडकरवादी है या नहीं है कोई से। अभी अमित शाह जी ने जिस प्रकार संसद में कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाना जो है, जय भीम बोलना फैशन हो गया है। अब इस बात को पूरे का पूरा जो बुद्धिजीवी समाज है, बहुजन समाज का, वो तूल पकड़ने लगा कि अम्बेडकर का अपमान हो गया। अब मैं एक बात पूछता हूँ बहुजन समाज के विद्वान लोगों से जो है, क्या अमित शाह की या आरएसएस की या बीजेपी की औकात है बाबा साहेब का अपमान करने की? बताइए मुझे। नहीं। बाबा साहेब का अपमान कौन कर सकता है? जिनके हाथ में, जिनके ऊपर दायित्व है बाबा साहेब का सम्मान करने का, वो तो अपमान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हम जानते हैं कि उनका काम ही अपमान करना है, तो उनसे अपेक्षा कैसे करें कि वो सम्मान करेंगे? ये तो हमारी बेवकूफी है कि हम उनसे मांग रहे हैं कि आप जो सम्मान कीजिए। सम्मान क्यों सम्मान करें भाई? आप सम्मान कर रहे हैं क्या? बहुजन समाज सम्मान कर रहा है क्या? जो लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी, बताओ कि आप बौद्ध बने क्या? आप अभी तक जो है बौद्ध नहीं बने हैं। अभी तक आप जातियों को ढो रहे हैं, बाबा साहेब के मिशन को पहचान नहीं रहे हैं। आपको क्या करना था और क्या कर रहे हैं? आप जो है फूल माला चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर जो है बाबा साहेब जयंती मनाकर, यही बाबा साहेब का सम्मान है? बाबा साहेब का बहुत बड़ा अपमान है। बाबा साहेब का अपमान लगातार बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो लोग कर रहे हैं। अगर बाबा साहेब का आपको सम्मान करना है तो बाबा साहेब की बताई हुई विचारधारा पर, बाबा साहेब का जो दो बातें उन्होंने जो कही थी कि भारत को बौद्ध में बनाना है और भारत में राजनीतिक सत्ता को हासिल करना है, इस पर आप काम कीजिए। नहीं, राजनीतिक सत्ता जो है केवल और केवल सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि अभी एक संस्कृति का कब्जा है, वो ब्राह्मण संस्कृति है। आप किसी बौद्ध को बुलाइए अपने पास, उसका दिमाग चेक करिए, उसके दिमाग का ऑपरेशन करके देखिए कि उसमें जो है क्या है, उसमें अम्बेडकरवाद है या ब्राह्मणवाद है। आपको जो है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि प्रत्येक अम्बेडकरवादी, प्रत्येक बौद्ध जो लोग कहते हैं अपने आप को कि हम बौद्ध हैं, बाबा साहेब के कहने पर हम बौद्ध बन गए हैं, उनके दिमाग को चेक करेंगे तो वो ब्राह्मणवाद ही उसमें मिलेगा। ब्राह्मणवाद जो है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई ड्रेस पहनकर आ गए हो या भगवा वो डालकर आगे कमछा, तो आप दिखाई दे जाओगे कि हाँ आप मनुवादी हो, आप ब्राह्मणवादी। ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब है आपके दिमाग में क्या है, आप सोचते कैसे हैं। आप ब्राह्मणवाद की तरह से सोचते हैं तो ब्राह्मणवादी हैं। आप अगर बाबा साहेब की तरह सोचते हैं तो बाबा साहेब के भक्त कह सकते हैं, आप अनुयायी कह सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुजन समाज जो है अपनी रियल प्रॉब्लम को, जो उसकी मौलिक जो समस्या है, उसको समझ नहीं पा रहा है। जब मौलिक समस्या को नहीं समझ पा रहा है तो उसका वो कारण नहीं ढूंढ पा रहा है। जब कारण नहीं ढूंढ पाएगा तो हल कैसे करेगा? तो ये एक बड़ी बेसिक समस्या दिखाई दे रही है।
जो मेरा सवाल था कि अब कौन सी पार्टी है जो लग रहा है कि इस मिशन को, या जो बाबा साहब का मिशन जो है, या मान्यवर काशीराम साहब का मिशन है, चंद्रशेखर रावण भी कहते हैं कि बहन जी भटक गई हैं, मैं इसको आगे ले जाऊंगा, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर इसको आगे ले जा पाएंगे? देखिए, मैं बार बार लगातार यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं समाज को कि संविधान और संविधान के द्वारा बनने वाले कानून वो आपके लिए जो है इंस्टेंट रिलीफ है, पेन किलर है, वो परमानेंट रिलीफ नहीं है। अगर वो परमानेंट रिलीफ होते तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में संविधान को लागू करने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करते। अगर बाबा साहेब 1950 में संविधान को लागू करवा रहे हैं, तो अगर आपकी सारी समस्याओं का हल रानी सत्ता में होता तो बाबा साहेब बस यहीं पर छोड़ देते कि रानी सत्ता हासिल करो, संविधान में तुम्हें कानून दे दिए हैं, अब तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो गया है। लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि ये जो है समस्या का जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए अपने समाज को गुमराही से बचाने के लिए, अंधविश्वास पाखंड से बचाने के लिए और दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए भगवान बुद्ध की शरण लेकर गए, और वही एक माध्यम हो सकता है। क्योंकि बाबा साहेब ये कहते हैं कि इस देश का जो इतिहास है वो ब्राह्मणवाद और बौद्ध संस्कृति के बीच संघर्ष का इतिहास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो इसमें विजेता होगा उसके हाथ में सब कुछ होगा। अब ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है वो पूरे देश में लागू है। जो अपने आप को अमृतवादी कहते हैं, बौद्ध कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणवादी चपेट में है। जैसे कि उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जो है जब अमित शाह ने ये अपमान करा बाबा साहेब का संसद में, तो उसका मकसद क्या है? अमित शाह का मकसद क्या है? क्या अपमान करना मकसद है? उसको मतलब नहीं है अपमान सम्मान से। उसका मतलब ये है कि हम सत्ता में कैसे आए, सत्ता का काम करते हैं ना, वो राजनीति का काम करते हैं। तो जब वो उसने जो ये बात कही, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारा भोजन मीडिया चिल्ला रहा है कि अम्बेडकर का अपमान कर दिया। उसके अलावा मेन मीडिया भी चिल्ला रहा है। यानी कि जो लोग अब तक अम्बेडकर को नहीं जानते थे, जो अम्बेडकर के लोग हैं लेकिन जानते नहीं है, तो वो भी जान गए। अब वो क्या चाहते हैं कि जाने ना, बल्कि ये जो है अम्बेडकर की पूजा करने लग जाएं, अम्बेडकर की शरण में चले जाएं। तो ये जानते हैं कि ये लोग अनुयायी कभी नहीं बन सकते, ये लोग भक्त बनेंगे और पूजा में लगेंगे। और जैसे ही ये पूजा में लगेंगे और बाबा साहेब के प्रति इनकी भावनाएं और तीव्र हो जाएंगी, तब आरएसएस के लोग आएंगे हमारे बीच में। वो कहेंगे जय भीम जय भीम जय भीम, कहते भी हैं। केजरीवाल जी जय भीम तस्वीर लगा दी, और हमारे लोग क्या है, अरे देखो केजरीवाल जो बाबा साहेब को मानता है। तो ये जो क्या नाम है, भ्रम की स्थिति पैदा करके और उसी समाज से उसका वोट ले आने की जो है एक रणनीति के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो उसने अपमान कर दिया। अरे हम क्यों उम्मीद करें उससे अपमान के सम्मान की जाए? वो जो कर रहा है करने, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने अपना काम किया क्या हमने अपने लोगों को समझाया कि तुम्हारा क्या मकसद होना चाहिए, तुम्हारा क्या एम है? तुम तो पहले ये चिल्ला रहे हो कि हमें राजसत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे मिलेगी? सत्ता के लिए आपकी गैर राजनीतिक जड़ों की जो बात मानव सर कांसीराम करते थे, वो कहाँ गई? क्या जड़ें हैं? साहब कांसीराम जी जब अपना आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जड़ें ही नहीं है, तो उनको जड़ें लगानी पड़ी, फिर जड़ों को सींचना पड़ा लगातार जो है, जब जाकर वो सफलता देखने को मिली थी। धन्यवाद सर। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।